हम लोग पढ़े थे वेव मोशन। और आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, जब दो या दो से ज्यादा वेव किसी एक पॉइंट पर आकर मिलते हैं, तो वहां पे जो डिस्टरबेंस होता है नेट, वो सबका उनका रिजल्टेंट होता है। लिखो, when two or more wave, when two or more wave, दो या दो से ज्यादा वेव pass through a simultaneously pass through a point, ठीक है, disturbance at that point is given by disturbance at that point is given by sum of disturbance of each wave, sum of disturbance of each wave sum of disturbance of each wave in absence of other wave, in absence of other wave। मतलब किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टरबेंस होगा नेट, वो हर वेव कितना डिस्टर्ब कर रही है उस पॉइंट को, उन सबका सम होगा। मान लो दो वेव है हमारे पास, ऐसे एक पल्स जनरेट हो रही है और इधर भी एक पल्स है। इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं y1, इसका एम्पलीट्यूड ले लेते हैं y2। दोनों वेव अपोजिट में आ रही है, दोनों वेव की स्पीड मान लो सेम है, ये भी v से आ रहा है, ये भी v से आ रहा है। कुछ देर बाद क्या होगा, ये दोनों वेव पास पास आ जाएगी, ये दोनों बिल्कुल पास पास आ गए। अभी सुपरपोजिशन नहीं हुआ, ये यहां पर आ गया और ये वाली वेव भी यहां पर आ गई। दोनों का एक जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं। ये y1 और ये y2। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, ये मान लो y1, इसको डैश डैश से शो करता हूं मैं, और ये था आपका y2। ये y1 और ये वाला है आपका y2। तो नेट डिस्टर्बेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा y1 प्लस y2। y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2। आई बात समझ में कुछ? रिजल्टेंट वेव जो होगी वो ये होगी,
दोनों के एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे। आई बात समझ में? y1 और y2 दोनों जुड़ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये तो फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इसके बाद क्या होगा? ये y2 बन जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये इधर जा रहा होगा और ये इधर जा रहा होगा। इसके बाद ये वाला डायग्राम बना लेना। आई बात समझ में? ये तो केस फर्स्ट है, जब एक का क्रैश। क्रैश जानते हो क्या होता है? क्रैश बोलते हैं इसे ऊपर वाले पार्ट को। जब क्रैश क्रैश या ट्रफ ट्रफ मिलते हैं, इसका भी क्रैश है, इसका भी क्रैश है। क्रैश मतलब उभरा हुआ। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों का एम्पलीट्यूड का सम होता है। आई बात समझ में? यस सर। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट, सेकंड केस। जब एक का क्रैश्ड और दूसरे का ट्रफ मिल रहा हो तब क्या होगा? एक वेव तो ऐसे है, दूसरी वेव ऐसे। ये y2 सॉरी y इस बार दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है। ये भी y और ये भी y। ये इधर v से आ रही है और ये भी इधर v से आ रही है। अब क्या होगा? कुछ टाइम बाद ये वेव यहां पहुंच जाएगी और ये वाली वेव यहां पहुंच जाएगी। ठीक, अब क्या होगा? अब ये और ये मिलेंगे तो देखो इसके जो पार्टिकल है वो अब नीचे आने की कोशिश करेंगे और इसके पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। अब जो वेव हो जाएगी वो वेव कैसे हो जाएगी? अब जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो नेट एम्पलीट्यूड कितना? 0। यस सर। तो दोनों का एम्पलीट्यूड ये 0 हो जाएगा। ये y1 हो गया और ये नीचे वाला y हो गया। इधर भी y और नीचे भी y, तो नेट y क्या हो गया? y इक्विवेलेंट 0 हो गया। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। नो स्ट्रेचिंग हो रही है यहाँ पे, स्ट्रेट लाइन है तो कोई स्ट्रेचिंग नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। कोई स्ट्रेचिंग नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0। तो काइनेटिक एनर्जी सो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे 0 नहीं होगी। जैसे हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी जहां 0 होती है वहां सर काइनेटिक मीन एनर्जी 0 होती है। पोजीशन पे। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं मीन होगी। मीन पोजीशन सर है। मीन पोजीशन पे आ रहा है ना। हम्म ओके सर। ठीक है, तो देखो इसके जो यहाँ वाले पार्टिकल है, आगे वाले जो पार्टिकल है, ये अब ऊपर जाने की कोशिश करेंगे।
और इधर वाले पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेंगे। ये पार्टिकल ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, ये पार्टिकल नीचे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये वेव ऐसे आ रही है। इसके बाद वाला डायग्राम देखो क्या होगा। नीचे वाली वेव इधर आ जाएगी और ऊपर वाली वेव ऐसे चली जाएगी। ठीक है, ये V से इधर जा रहा है, ये V से इधर। एक और डायग्राम बना चाहते हो, एक और बना लो। ठीक, समझ गए? यस सर। तो सुपर पोजिशन में आपने देख लिया, जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो दोनों का सम हो जाता है। ठीक है, नोट कर लिया? यस सर। चलो नेक्स्ट देखो, अब इसी पे क्वेश्चन करते हैं हम लोग कुछ। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3। एक वेव है 4 सेंटीमीटर, 2 से 2 तक। 4 सेंटीमीटर है, स्क्वायर वेव टाइप है, 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से इधर मूव कर रही है। दूसरी वेव जो है 7, 8, 9, दूसरी वेव यहां पर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। और ये वेव ये भी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से मूव कर रही है। हमें ड्रॉ करना है, ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स at t equal to 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद क्या शेप हो जाएगी पल्स की? तो 3 सेकंड के बाद कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर, x बराबर v की होता है। v है 1, टाइम है 3, तो कितना मूव कर जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो देखो 3 सेंटीमीटर मूव कर गया, तो ये 2 पहुंच जाएगा कहां पर? 5 पर। और -2 पहुंच यस जाएगा कहां सर। पर? 1 पर। तो इधर 0, इधर -1, -2, इधर 1, इधर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, 2 पहुंच गया कहां पर? 5 पर। 5 पर। -2 पहुंच गया कहां पर? 1 पर। तो यहां कहीं आ जाएगी ये वाली वेव। फर्स्ट वाली वेव जो है वो यहां कहीं आ जाएगी। सेकंड वाली वेव 3 सेकंड आगे यहां पर लेफ्ट में, तो 5 पे था, कहां पहुंच जाएगा ये 5 पे था, तो 3 सेकंड पर बाद 2 पे आ जाएगा, यहां कहीं आ जाएगा। और 9 वाला कहां जाएगा? 6 पर। तो यहां पर आपका देखो इंटरफेरेंस सुपर पोजिशन होगा।
2 से लेके 5 तक का जो रीजन है यहाँ पर सुपर इम्पोज होगा, दोनों वेव जुड़ रही है यहाँ पे, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। तो देखो इसकी जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, पल्स की इक्वेशन 0, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 2 और 1 पे, तो 1 से लेके 2 तक तो उतना ही रहेगा 4, 2 और से लेके 5 तक के में सुपर इम्पोज हो रहा है, 2 से 5 ऐसे बनेगा। तो ये जो है पल्स की इक्वेशन बन जाएगी आपकी, इस तरह की पल्स बनेगी। ये पूरा 8 सेंटीमीटर होगा और ये आपका 4 सेंटीमीटर होगा। बोलो आया समझ में? 3 सेकंड के बाद ऐसी पल्स बनेगी जो नीचे बना रही थी मैंने। -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। एक वेव है हमारे पास स्क्वायर वेव, -1 से 1 के बीच में 2 सेंटीमीटर मूव कर रही है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड से। दूसरी वेव है हमारे पास ट्रायंगुलर वेव, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये इधर मूव करते 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ड्रॉ करना है हमको, ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स एट t इक्वल टू 1.5 सेकंड। ड्रॉ द शेप ऑफ पल्स at t equal to 1.5 सेकेंड। 1.5 सेकेंड के बाद शेप क्या होगी पल्स की, ये बताना है। तो अगेन देख लो कौन वेव कितना चलेगी। x बराबर vt 1.5, तो कितना चलेगा 1.5 सेंटीमीटर। तो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये 1.5 चला, मतलब ये 2.5 पे आ जाएगा, 1 वाला कहां पे आ जाएगा 2.5, और ये कहां पे आ जाएगा 0 और 1 के बीच में, यहां पे कहीं, सॉरी 0 और 1 के बीच में, यहां कहीं आ जाएगा ये वाली वेव। ट्रायंगुलर वेव कहां आ जाएगी? ये 1.5 चलेगा, तो ये 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, और ये 5, 3 और 4 के बीच में। तो देखो यहां पर ये वाला जो एरिया है, यहां पर सुपर पोजिशन होगा। यस सर। तो कैसे बनेगा ग्राफ? सर डाउनवर्ड। डाउनवर्ड, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, पॉजिटिव। तो इधर लेता हूं 0, 1, 2, 3, 4,
यहाँ तो 2.5 से लेके 4 तक तो ट्राइंगल बनेगा, सॉरी 4 तक नहीं लिखा होगा, 3.5 तक होगा ना। ये तो ट्राइंगल बनेगा। सर 4.5 तक नहीं होगा? नहीं, ये 1 सेंटीमीटर चला ना, 5 तो 1 सेंटीमीटर 1.5 यहाँ आएगा ना, हाँ सर। 3 और 4 के बीच में आएगा ना। अब देखो इसका ग्राफ, अब इसमें ये पार्ट तो ऐड हो ही रहा है, प्लस ट्राइंगल ऐड और कर दो, आधा ट्राइंगल और ऐड कर दो, तो 1 से लेके, सॉरी इतना पार्ट तो ऐड हो ही रहा है, प्लस में एक और ट्राइंगल ऐड कर दो, ऐसे ऐड कर दो ट्राइंगल, तो ये ग्राफ की शेप कुछ इस तरह से हो जाएगी पल्स की। आ रही बात समझ में कुछ? उसमें ट्राइंगल और जोड़ दो तो शेप ऑफ द पल्स ऐसे बन जाएगी आपकी। आई बात समझ में? ये पॉइंट हो जाएगा 2.5। सर ग्राफ को तो सर हाफ से क्यों ये लिए, मतलब जैसे कि ये रेक्टेंगल का 0 और 1 के बीच में है, हम 1 से ले सकते हैं। ये बेटा इसका ये वाला पॉइंट देखो, ये 1.5 सेंटीमीटर चलेगा ना आगे, ये यस वेव सर। आगे चल रही है 1.5 सेंटीमीटर, तो ये पॉइंट 1.5 सेंटीमीटर का, ये 1 हो गया, फिर 0 1 के बीच में आएगा ना ये वाला एंड, इसको नाम दे दो पी तो क्यू। -1 से लिए। पी कहाँ पे आ जाएगा? पी आ जाएगा यस इधर सर। 0 1 के, क्यू कहाँ जाएगा? 2 और 3 के बीच में। यस सर, उसी तरह से समझ इसमें गए। भी इसी करा। समझ गए ग्राफ की शेप? यस सर। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऐड कर देना है, रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, रेक्टेंगल और ट्राइंगल दोनों ऐड कर देंगे, ट्राइंगल बना देंगे ऊपर। हो गया? यस। चलो अब आता है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। चलो आगे देखो, अब लिखो टॉपिक डालो, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। Reflection and transmission of wave. ठीक है, तो हमें पता है कि जब कोई वेव, मान लो एक वेव आ रही है ऐसे, ठीक है, वेव फॉर्म में नहीं बना रहा, जैसे लाइट वगैरह आती है ना वैसे ही बना रहा हूं। ये वेव आ रही है, ये मीडियम 1 है, इधर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जैसे रिफ्लेक्ट कर गई, इसे रिफ्लेक्टिंग वेव बोलेंगे या रिफ्लेक्टेड वेव। और जो मीडियम 2 में चली गई, ये नॉर्मल बनता है आपको पता ही है, और ये हो जाएगा आपका ट्रांसमिटेड वेव। और ये हो जाएगा आपका इंसिडेंट वेव। ठीक है, तो जब भी वेव रिफ्लेक्ट होती है, ट्रांसमिट होती है, याद रखो उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं आता है। फ्रीक्वेंसी रहेगी
तो यहाँ पर रिफ्लेक्शन के बाद भी उसकी फ्रीक्वेंसी एफ रहेगी और जो ट्रांसमिट होगी वो भी फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी जो है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, वेलोसिटी जरूर चेंज होगी। यहां पर वेलोसिटी मान लो v1 है, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। ये सेम मीडियम में जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, सेम मीडियम में वेलोसिटी सेम रहती है। हाँ, मीडियम चेंज होता है तो वेलोसिटी में चेंज आ जाता है। आई बात समझ में? फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिपेंड करती है सोर्स पर, ना कि मीडियम पर। फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, कि ये वेव जो है कहां से प्रोड्यूस हो रही है, उसका सोर्स क्या है। और जो वेव की वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है मीडियम पर। फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है सोर्स पर और वेलोसिटी डिपेंड करती है मीडियम पर। वेवलेंथ हम लोग जानते ही हैं। तीसरा, वेवलेंथ। वेवलेंथ वेवलेंथ बराबर होता है लैम्डा बराबर, लैम्डा और वेलोसिटी के बीच में रिलेशन है ना, वी एफ होता है शायद। सही लिखा है क्या? 1/t लैम्डा, सॉरी v बाय एफ होता है। लैम्डा बराबर v बाय एफ। एफ कांस्टेंट है, एफ वेरी नहीं कर रहा है, v वेरी कर रहा है, तो लैम्डा भी क्या करेगा, वेरी करेगा। ये आल्सो डिपेंड करता है किस पर, मीडियम पर। तो वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। समझ गए? यस सर। यस सर। चलो अब देखो आगे। मान लो मैंने दो स्ट्रिंग ले ली, एक मोटी स्ट्रिंग है, फिर यहां पर इसके बाद एक पतली स्ट्रिंग है। तो यहां से मीडियम चेंज हो गया एक स्ट्रिंग से दूसरी स्ट्रिंग में। ठीक है, तो ये मीडियम 1 कहलाएगा, ये मीडियम 2 कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिंग ही चेंज हो गई। अब मान लो यहां पर कोई वेव प्रोड्यूस हो रही है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट वेव। इसका एम्पलीट्यूड ए आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ए आई का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। रिफ्लेक्ट होने के बाद वेव कैसे जाएगी, इसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे, सॉरी ये ट्रांसमिटेड है तो ए टी, ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड वेव। और कुछ वेव क्या होगी, कुछ वेव रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद इसका जो फेज होता है, जैसे ये नीचे ट्रांसमिट जब होगा तो उसी फेज में होगा, रिफ्लेक्ट होने पे क्या होगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टिंग वेव होगी। इसका एम्पलीट्यूड ए आर। अभी बताऊंगा उसका रीजन, रिफ्लेक्टिंग वेव। कब फेज चेंज होता है रिफ्लेक्टेड वेव का, कब नहीं होता, और ट्रांसमिटेड वेव का कब होता है कब नहीं होता, वो सारी चीजें। आई बात समझ में? यहां पर वेव की वेलोसिटी v1 थी, यहां वेलोसिटी v2 हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी, क्योंकि ये सेम मीडियम है तो v1 ही रहेगी। ये जो स्ट्रिंग है इसका मास पर यूनिट लेंथ μ1, ये जो स्ट्रिंग है इसका मास पर यूनिट लेंथ μ2। ठीक है, ड्रॉ कर लिया ये। नो सर। यस सर।
हो गया? यस सर। चलो अब देखो, जो Yes, sir. इंसिडेंट वेव की जो पावर है वही पावर ट्रांसमिटेड वेव की और रिफ्लेक्टेड वेव की, इन दोनों की पावर का सम इंसिडेंट वेव की पावर होगी, इंसिडेंट वेव की पावर। तो मैं लिख सकता हूं P इंसिडेंट, इंसिडेंट वेव की जो पावर है P इंसिडेंट वो बराबर होगा P रिफ्लेक्टिव प्लस P ट्रांसमिटिव, जो ट्रांसमिट हो गई वेव। अब पावर का मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, पावर का क्या फॉर्मूला था याद है? 2 पाई, क्या था? 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर एफ स्क्वायर, म्यू भी आता था और वी भी आता था, आई थिंक, नहीं म्यू आता था। ठीक है, ये फॉर्मूला था पावर का, 2 पाई स्क्वायर एफ ए स्क्वायर एफ स्क्वायर म्यू वी। देख लो पीछे पलट के, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। Yes, sir. ठीक है, तो यहां से आ जाओ वापस से, पी इंसिडेंट की जो पावर होगी वो क्या होगी? 2 पाई स्क्वायर, तो वही रहेगा। यहां पे लिखूंगा इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी आपको पता है सेम रहती है, म्यू 1 लिखूंगा यहाँ पे, वेलोसिटी क्या लिखूंगा? v1। पी आर की जगह रिफ्लेक्टिव वेव की 2 पाई स्क्वायर ए आर का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, म्यू भी वही रहेगा क्योंकि रिफ्लेक्शन उसी वेव में हो रहा है, मीडियम में, और वेलोसिटी भी वही रहेगी। ट्रांसमिटेड वेव की 2 पाई स्क्वायर ए टी स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी लेकिन मीडियम चेंज हो गया तो म्यू 2, और वेलोसिटी क्या हो गया वहां पर? चेंज हो गई तो v2। 2 पाई स्क्वायर सब में आ रहा है तो 2 पाई स्क्वायर सब में कट जाएगा, फ्रीक्वेंसी सबकी सेम है तो फ्रीक्वेंसी कट जाएगी, तो यहां बचेगा आपके पास ए आई स्क्वायर म्यू 1 v1 ए आर स्क्वायर म्यू 1 v1 ए टी स्क्वायर म्यू 2 v2। इस दोनों को भी कॉमन ले लो चाहो